अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी फैज़ रहमान साहब। आप वाशिंगटन से हमारे साथ लाइव होंगे, जबकि स्काइप पर हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर बरलास साहब। तो सबसे पहले मज़हर बरलास साहब का खसूसी पैगाम जान लेते हैं। जी बरलास साहब। आपको लाहौर से इस्लाम और हस्बे साबिक हस्बे रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे सजीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें हैं? जी बरलास साहब, आज हम डिस्कस करेंगे कि मोदी सरकार की इश्तियाल अंगेजियाँ, जबकि पाकिस्तान की खित्ते में अमन को बरकरार रखने की पॉलिसी। भारतीय इकदाम के जवाब में ISPR की जानिब से आज बयान सामने आया कि पाकिस्तान अपनी मर्जी के इंतखाब के मुताबिक जवाब देने का हक रखता है। इसके साथ हम बात करेंगे कि साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बिल आखिर मुस्लिम लीग नून से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। क्या मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और या फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरों में किस हद तक सदाकत है? इसके साथ हम बात करेंगे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की प्लॉट्स रेफरेंस के अंदर उन्हें बरियत मिल गई है और दीगर मुकदमात के अंदर भी बरियत की बातें चल रही हैं। क्या मौजूदा हुकूमत नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए उनके ऊपर जो आयद मुकदमात थे उनको ख़त्म करके उनकी वापसी की राह हमवार कर रही है? और इसके साथ हम बात करेंगे कि IMF प्रोग्राम की बहाली के हवाले से एक मरतबा फिर हुकूमत की जानिब से बड़ा दावा सामने आया है। अगरचे कि मजीद टैक्स भी आयद कर दिए गए हैं और ये दावा किया गया है कि अब IMF की तमाम शराइत पूरी हो चुकी हैं और नवा जायज़ा मुकम्मल होने की राह में अब कोई रुकावट हायल नहीं रही। इसके साथ हम बात करेंगे नाजरीन के प्रोग्राम रेड जोन में ब्रेक की गई खबर, जिसके मुताबिक MD सुई नॉर्दर्न अली जवेद हमदानी को मुअत्तल किया गया था। उनके ऊपर बहुत से संगीन इल्ज़ामात थे। उन इल्ज़ामात की इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, जिसके नतीजे में आज MD सुई नॉर्दर्न अली जवेद हमदानी को उनके ओहदे से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर बरतरफ कर दिया गया है। उनके ऊपर क्या संगीन इल्ज़ामात थे और इंक्वायरीज के अंदर क्या फाइंडिंग्स आई हैं, ये भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान में बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा करने की दावेदार हुकूमत के दौर में बदतरीन लोड शेडिंग क्यों हो रही है। तो इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाज़रीन कि भारतीय मीडिया की जानिब से गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा ववेला किया गया, जब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जब वो अमेरिका में मौजूद थे, अमेरिकी सदर जो बाइडेन से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद हम देखते हैं कि एक ऐसा एलामिया जारी हुआ जिसका करंट सिनेरियो के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता था। और उसके साथ साथ अभी एक दिन गुजरा ही था कि आज भारतीय फौज ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कश्मीरी मासूम चरवाहे 2 चरवाहों को फायरिंग करते हुए शहीद कर दिया। मैं थोड़ा सा फैज़ रहमान साहब आपसे इनपुट लेना चाहूँगा, फिर बरलास साहब का भी इसके ऊपर इनपुट लेंगे। आप नरेंद्र मोदी का जो अचानक अमेरिका का दौरा था, इसको आप किस निगाह से देखते हैं, बिलखसूस जब पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ महीनों से ये बात हो रही है कि पाकिस्तान अपने मुस्तकबिल की जो सिमत है वो तब्दील करने जा रहा है। पाकिस्तान के पास एक प्लान B है। IMF प्रोग्राम ना मिलने के बावजूद पाकिस्तान दोस्त ममालिक बिलखसूस चीन पर रिलाय कर रहा है, रशिया से क्रूड ऑयल पाकिस्तान पहुँच रहा है। इस तनाजुर के अंदर जियो स्ट्रेटजिक बदलती हुई पोजीशन के तनाजुर में जब मोदी ने विजिट किया तो एक वो घसा पिटा बयान जो माजी के अंदर रहा है इंडिया का, उसको एक ज्वाइंट एक प्रेस रिलीज का हिस्सा बनाया गया। आप इस सारी डेवलपमेंट को किस निगाह से देखते हैं कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान के गिर्द क्या घेरा तंग कर रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब और बरलास साहब, इट्स गुड टू बी ऑन योर शो। आपका माशाल्लाह बहुत देखा जाता है और मुझे उम्मीद है कि जो ख्यालात यहाँ पर हम लोग शेयर करेंगे तो उससे कुछ अच्छा नतीजा निकले, कुछ मामला समझ में आ सकें। देखिए भट्टी साहब, हम लोग बहुत ये लफ्ज़ जो है बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, गैर मामूली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि हर चीज़ गैर मामूली होती है हमारे लिए। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो मोदी साहब का दौरा था वाशिंगटन का, ये कई लिहाज से मतलब अब तक मेरी अक्ल हैरान है जब मैं उस पूरे एलामिया को भी देखता हूँ और यहाँ पर जो कुछ उनको जिस तरह से रिसेप्शन किया गया और कैनेडी सेंटर में, स्टेट डिपार्टमेंट में, विल्सन सेंटर में, फिर कांग्रेस में, और जो मीडिया में जिस तरह से बातों को उछाला गया और 58 पॉइंट्स का एलामिया बहुत तवील, और गालिबन दुनिया की कोई चीज़ उसमें ऐसी नहीं थी, अहम मामला जो उसमें शामिल ना किए गए हों।
और दूसरी बहुत बड़ी जो एक गैर मामूली बात थी कि ऐसा नहीं होता कि कोई दो ममालिक, खुसूसन जिम्मेदार बड़े ममालिक, जब एक जॉइंट स्टेटमेंट दें तो वो किसी एक थर्ड बायलैटरल इश्यूज में, बायलैटरल अलामिया में एक थर्ड कंट्री का इस तरह से जिक्र करें, जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान का किया। इस अलामिया में सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, एक पॉइंट बर्मा का के बारे में भी है, अफगानिस्तान के बारे में भी एक पॉइंट है, और एक पॉइंट नॉर्थ कोरिया के बारे में भी है। लेकिन पाकिस्तान का जिस अंदाज से जिक्र किया गया है वो कम से कम बहैसियत एक पाकिस्तानी मेरे लिए एक इंतहाई तशवीशनाक अंदाज है। भट्टी साहब, बड़ला साहब, हम जानते हैं कि जब ये समिट के मौके पर जब ये एलामिये रिलीज होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एट दी स्पर ऑफ द मोमेंट उनको लिख लिया गया हो और वो जारी कर दिए गए हों। इनके पीछे पूरा एक फ्रेमवर्क होता है जिस पर काम किया महीनों से, बल्कि कई समटाइम्स कई सालों से उन पर काम होता है, फिर ये चीज जाकर सामने आती है। तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अमेरिकन के लिए और मुझ जैसे पाकिस्तानी के लिए तशवीश की बात है। और आप ये देखिए, इसमें एक और बहुत अहम जो नुक्ता है, ऐसा लग रहा था कि अमेरिकन जो हैं वो इनके आगे बिछे जा रहे थे और उन्होंने मोदी साहब की हर उस बात को उसमें शामिल किया जो कि इंडियंस ने उनसे फरमाइश की। इसके बरखिलाफ जो इस वक्त बहुत बड़ा अमेरिका का बहुत बड़ा मसला है, यूक्रेन और रशिया, आपको मालूम है कि इस वक्त अमेरिका ने मेरा ख्याल है कम से कम 125 बिलियन डॉलर्स कैश और दूसरे सामान वगैरह की मद में उस वॉर में, उस जंग में झोंक चुके हैं। लेकिन इस 58 आइटम के एलामिया कहीं भी यूक्रेन का और रशिया का जिक्र नहीं था। बाइडेन ये बड़ा शॉकिंग है। फैज रहमान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये बड़ा शॉकिंग है, फिर बलाल साहब का मैं इस व्यू पॉइंट लूंगा। आपने कहा कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई इस बड़े पैमाने के ऊपर, आप वाशिंगटन में मौजूद हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे थे अमेरिका हमारी साइड के ऊपर, वहाँ पर पाकिस्तान की साइड से ऊपर, क्या आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि हमने भी अपनी साइड के ऊपर कुछ लॉबिंग इफेक्टिवली की? उससे पहले हम बड़े दावे कर रहे थे कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का बहुत मौसर गैर मुल्की दौरे हो रहे हैं। क्या इस मोदी के मुतवक्का दौरे के जो फोरकास्ट था कुछ हमने किया हुआ था? हमने कैसे उसको चीज़ों को हैंडल करना है? कुछ जो वहाँ पे लॉबिस्ट फर्म हैं या जो हमारा इन्फ्लुएंस है कि किसी न किसी तरीके से इनको काउंटर किया जा सके, या एक्सपेक्टेड था कि इतना एग्रेसिवली एक हमारे खिलाफ इस किस्म की ज्वाइंट एक प्रेस रिलीज आएगी? देखिए, मेरे इल्म में कोई ऐसी एफर्ट नहीं है डिप्लोमेसी के हवाले से या कुछ इवन फॉरेन ऑफिस की तरफ से या एम्बेसी की तरफ से जो एक कोई कंसर्टेड एफर्ट की गई हो वॉशिंगटन में कम से कम अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने लाने के, मीडिया की हद तक, या बल्कि जो एक्टिविटीज हो रही थी उस दौरान हमारे इत्तेफाक से वजीर कानून साहब यहाँ वाशिंगटन में मौजूद थे और उसी दिन ये अलामिया जारी किया गया था और उसी दिन शाम में हमारी उनसे मुलाकात थी। कुछ और लोग भी मौजूद थे, एम्बेसडर साहब भी थे। आपको हैरत होगी कि सिवाय जो अपने हमारे दाखिली मामलात हैं उन पर बात करने के अलावा एक लफ्ज उस एलामिया और उस विजिट के बारे में ना कहा गया, और ना जो पाकिस्तानी वहाँ मौजूद थे उनसे कहा गया कि भाई आप भी कुछ इस सिलसिले में ये बड़ा अलमिया है, ये बड़ा अलमिया है जो असल चीज़ थी जिस वक्त वहाँ जा करने की वो नहीं हुई। बरला साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आज भारत ने जो एक इंतहाई भयानक इकदाम किया, फायरिंग की और 2 मासूम निहत्ते कश्मीरियों को जो चरवाहे थे उनको शहीद कर दिया। अगरचे क्या ISPR की जानिब से बहुत दो टोक अंदाज में इलामिया जारी हुआ और उसको साथ भारत को वार्न किया गया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अचानक ये आज इंसिडेंट हुआ है, गुज़श्ते रोज़ ये एक मुश्तरका इलामिया सामने आया और आलमी दुनिया और अमेरिका की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है कि FATF ने जो जहाँ पे हमने सारे FATF के टारगेट को अचीव किया, जिसके अंदर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का सर-ए-फहरिस्त मामला होता है, पाकिस्तान ने उन तमाम मामलात को अचीव किया और पाकिस्तान खुद एक बदतरीन दहशतगर्दी का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा, जिसके पीछे बहुत जगहों पे ताने बाने भारत से मिलते रहे। पाकिस्तान खुद बरसरे बेकार है तमाम तंजीमों के खिलाफ, और फिर अचानक जो वर्ल्ड आलमी इंसानी हकूक़ का चैंपियन है अमेरिका और भारत, दोनों मिलके एक दिन बेबुनियाद किस्म का एक एलामिया जारी कर देते हैं और दुनिया उसके ऊपर खामोश है और भारतीय मीडिया ववेला करता है। भट्टी साहब, इस मरहले पे हमें 3 मुल्कों का खासतौर पर जायजा लेना होगा, अमेरिका, पाकिस्तान और इंडिया जी। अब आप ये देखिए, पहले इंडिया की बात अगर कर लें
तो देखिए मोदी सरकार जो है वो इलेक्शन में जा रही है जी। और बीजेपी ने हमेशा इलेक्शन पाकिस्तान दुश्मनी पे लड़ा है, पाकिस्तान दुश्मनी पे जीता है और इसीलिए मोदी ने अनफॉर्चुनेटली। इंडिया में जी इसलिए मोदी ने इंडिया में हिंदुओं को बड़ी तरजीह दी हर बात पे और अकलीतों को वहां बिल्कुल बेसुकून करके रखा। जी बलाल साहब की शायद टेक्निकल रीज़न है, आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई है। फैसल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, फैटफ का मैंने हवाला दिया, दुनिया भर का एक ऐसा वो फोरम है जिसकी बहुत सख्त किस्म की एक चेक लिस्ट थी, पाकिस्तान ने उसको क्वालिफाई किया, तो फिर ऐसे आलमी सरबराहों को थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए कि जब बेबुनियाद किस्म के दोबारा इल्ज़ामात और बेबुनियाद और बेवजह आप किस्म के मुतालबात पाकिस्तान पर थोपने की कोशिश करते हैं कि एक जानिब आप खुद एक चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और फिर कुछ महीनों के बाद दोबारा उन इल्ज़ामात का आप पाकिस्तान के ऊपर वो इल्ज़ामात धर देते हैं। भट्टी साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर उनको गौर करना चाहिए और देखना चाहिए, और पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान का बहैसियत मजमूई एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और खुसूसन अमेरिका के हवाले से अगर आप देखें तो अमेरिका का जिस तरह से हमने पिछले 30-35 साल में इनकी जो मुख्तलिफ जो मुहिमें हैं, जंग की मुहिमें, उनका जिस तरह से हमने साथ दिया है। गल्फ वॉर को उठा के देख लीजिए, पहली गल्फ वॉर हुई, उसमें खुद हमारे अंदर एक खुलफिशार हुआ, मिर्जा असलम बेग को नवाज शरीफ से इख्तलाफ करना पड़ा क्योंकि हमने अमेरिका की मदद की थी उस वक्त। और फिर इसके अलावा अफगानिस्तान से लेके आप जिस वक्त फिर आप जब सब कुछ देख रहे हैं, तो पाकिस्तान का इसमें कोई शक नहीं कि बहुत 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 गहरा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। फैसल, बरलाल साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। बरलाल साहब, आप अपना पॉइंट कंक्लूड कीजिएगा। मैं भट्टी साहब ये कह रहा था, एक तो इंडिया का ये जायजा है कि वहाँ जो हमारी तरफ से बिला आबादी वहाँ निशाना बनती है, जो सिविलियन आबादी निशाना बनती है, तो पाकिस्तानी फौज तो हमेशा बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है। अब आ जाइए अमेरिका की तरफ। अमेरिका में देखिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन का भी हमें ज़हन में रखना होगा। फिर ये भी हमें सोचना होगा कि अमेरिका के इस खिते में मफादात हैं और पाकिस्तान की चीन से भी दोस्ती है, पाकिस्तान की ईरान से भी दोस्ती है, सऊदी अरब से भी दोस्ती है, तो ये सारे ममालिक तो उससे निकल गए। अब अमेरिका से दोस्त क्यों दूर होते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। पहले यही अमेरिका यूएन में कोई करारदाद लेकर आता था तो बहुत से ममालिक उसको करते थे और कोई एक आध वोट मुखालफत में आता था। अब वही अमेरिका है, कोई करारदाद लाता है तो मुखालफत में बहुत ज्यादा वोट आना शुरू हो गए हैं, हक में कम आना शुरू हो गए हैं। अब अमेरिका जो है वो मकरूज भी है, वो नई जंग भी चाहता होगा और खिते में उसको जंग मिल नहीं रही, तो ये अमेरिका की बात हो गई। अब पाकिस्तान की जो बात है, ये देखिए, ये जो हुकूमत है पाकिस्तान की, ये जो मुख्तलिफ जमातों का मुरब्बा बन के बनी हुई है जी, तो ये हुकूमत दावा तो इसने किया, इनके वजीर खारजा ने बड़ी दौरे किए और दावा किया कि बड़ी जी फॉरेन पॉलिसी कामयाब हो गई है, तो मेरा ख्याल है उसका भी जवाब आ गया। यहाँ मैं खबर आपको भट्टी साहब देता चलूं जी, लाजमी बला साहब, पीपल्स पार्टी का 4-5 दिन पहले एस्टेब्लिशमेंट से निकाह टूट गया है। अच्छा, बड़ी खबर दे रहे हैं आप। अब पता नहीं नया निकाह किसके साथ है, फिलहाल जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हीं के साथ उनका निकाह है। जो ये अगले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल सिचुएशन को आपसे सवाल करेंगे इसके ऊपर और मजीद तफसील भी इसके लेंगे। बरलाल साहब, अभी ये आपसे जानना चाहूँगा, अब ये जो मामला हुआ, हम बिलखुसूस जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो तल्लुकात अब रशिया के साथ बढ़ रहे हैं, और माजी के अंदर देखें तो रशिया भारत का एक बहुत दरीना साथी रहा है, डिफेंस की बहुत बड़ी बड़ी डील्स थी इंडिया और रशिया के मबैन। तो अब ये जो सारी डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान के साथ रशिया और पाकिस्तान के मबैन फासले ख़त्म हो रहे हैं, तो क्या आप देखते हैं कि अब पाकिस्तान की अलाइनमेंट मुकम्मल तौर पर क्या चेंज हो पाएगी टुवर्ड्स ईस्ट, बिलखुसूस अमेरिका से चीन और रशिया की जानिब, और इंडिया जो है वो मुस्तकबिल में रशिया से अपने तल्लुकात को इंतहाई महदूद करते हुए अपने तल्लुकात को मजीद मुस्तहकम और मजीद वुसअत देगा अमेरिका के साथ? क्या देखते हैं आप बला साहब? भट्टी साहब, गुजारिश ये है कि दुनिया की जो पावर्स हैं वो शिफ्ट हो रही हैं एशिया की तरफ, और एशियन ममालिक में आप देखें
जिनके बड़े बड़े इख्तलाफात थे, उनके इख्तलाफात दूर हुए। वो इख्तलाफात दूर करवाने में चाइना ने एक किरदार अदा किया। जी फिर चाइना, रशिया, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और ममालिक जो हैं वो एक हो गए। जी अब ये गुजारिश है, ये बातें अमेरिका को चुभ रही हैं, इसलिए कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये जो ग्वादर जैसा गेटवे है जिससे दुनिया के 4 अरब इंसान या 4.5 अरब इंसान मुस्तफीद होंगे, जी उसमें उसकी कोई किरदार ही ना हो। तो मेरा ख्याल है कि वो अब दुनिया में अपनी ताकत को बहाल रखना चाहता है, लेकिन दुनिया अब उसकी ताकत से जी इनकारी होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और फैज़ रहमान साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आखिरी सवाल, वक्त कम है, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। क्या आप समझते हैं कि जो नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर के मबैन मुलाकात के बाद जो इलामिया जारी हुआ है, ये वक्ती तौर के ऊपर इसका असर होगा या अमेरिका ने एक डायरेक्शन ले ली है, इसी के ऊपर वो गामजन होगा और इंडिया और अमेरिका के तल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे और पाकिस्तान अपने तल्लुकात पर नज़रसानी करते हुए रशिया और चाइना की तरफ शिफ्ट होगा? वहाँ पे क्या इंप्रेशन है वाशिंगटन में बिलखुसूस? नहीं, ये वक्ती हरगिज नहीं है भट्टी साहब, बल्कि खुद वजीर खारजा और सदर ने ये बात कही है कि बड़ी हिस्टोरिक यानी बड़ी तारीखी लम्हात थे ये जिनका यहाँ आना ऐसे करना। तो आप इसके बड़े दूररस नताइज देखेंगे। लेकिन एक देखिए, इसमें अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान भी एक बड़ा मुल्क है, 5th लार्जेस्ट कंट्री है एटॉमिक पावर, और उसकी 69% से ज्यादा मेरा ख्याल है जो आबादी है अभी 30 इयर्स और यंगर है। तो पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही एक छोटा मोटा ऐसा मुल्क है कि उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। जैसे कि बरलास साहब ने फरमाया कि अगर आप पॉलिसीज अगर हम सही पॉलिसीज अब बनाते हैं तो चाइना, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप चाइना के साथ हैं तो मुकम्मल तौर पर सब कुछ चाइना का हो जाएगा और आप दूसरे ममालिक को छोड़ देंगे। पाकिस्तान को इस वक्त अपना एक बैलेंसिंग एक्ट उसको करना है और उसके लिहाज से अपनी पॉलिसी बनानी है, और इसमें उम्मीद अफजा इंडिकेटर्स हैं, ये काम किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। जी फैज़ रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वाशिंगटन से हमें ज्वाइन किया। और ज़रूरत इसी चीज़ की है कि पाकिस्तान को बैलेंसिंग एक्ट की ज़रूरत है। पाकिस्तान अपने आप को दुनिया से या किसी बड़े दुनिया के एक सुपर पावर से अपने आप को आइसोलेशन में नहीं रख के नहीं चल सकता, लेकिन बैलेंसिंग की अशा ज़रूरत है। और ये अब फरीज़ा है वजारत ख़ारजा का कि वो किस तरीके के साथ इस बैलेंसिंग एक्ट को हासिल करने में वो कामयाब होती है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने अपनी पार्टी पॉलिसियों के ऊपर मुसलसल तनकीद के बाद बिल आखिर पार्टी से राहें जुदा कर ली हैं। शाहिद खाकान अब्बासी जब लंदन पहुंचे थे तो सबकी निगाहें उन पर जमी हुई थी कि क्या जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसका इजहार वो भी करते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब भी करते हैं, क्या वो नवाज शरीफ को कायल कर पाएंगे, क्या मुस्तक़बिल होगा मिफ्ता इस्माइल का। और जब पार्टी की तरफ से ये इतलात आना शुरू हुई कि ये तय किया जा रहा है कि सिंध के सदर मोहम्मद शाह साहब और उसके साथ जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल को पार्टी से अलग कर दिया जाएगा आने वाले चंद दिनों में, तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने शायद इसी में बेहतरी जो समझा, इसी में आफियत जानी कि उन्होंने खुद ही अनाउंसमेंट कर दी। बरला साहब, आपसे जानना चाहूँगा, मिफ्ता इस्माइल पार्टी से अलग हो गए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब नाराज़ हैं, पहले आप भी बात करते रहे हैं और आजकल दोबारा इतलात आ रही हैं कि नून लीग के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक कहीं ना कहीं मौजूद है और कोई एक ऐसे मुनासिब वक्त का इंतज़ार करे जहाँ पर वो खुलकर सामने आकर कोई अपना रोल प्ले कर सकें। आप लाहौर बैठे हैं, क्या इतलात हैं और कब तक ये ग्रुप सामने आ सकता है पोलिटिकल पोजीशन के हवाले से? भट्टी साहब, पहले तो मैं सिंध से बात शुरू करूंगा। श्योर। जो इस्माइल साहब तो बहुत बाद में आए, जो शाह मोहम्मद शाह हैं, ये आपको याद होना चाहिए कि परवेज मुशर्रफ के दौर में इन्होंने सिंध मुस्लिम लीग में मियां नवाज शरीफ के लिए बड़ा किरदार अदा जी, और ये जदोजहद में मसरूफ। मेरा ख्याल है कि उनकी पार्टी ने उनकी जो जदोजहद का समर है वो इसी सूरत में दिया है कि बाय बाय टाटा के अंदाज में। तो ये एक सियासी कारकुन के लिए अच्छा पैगाम नहीं है। दूसरा, जो क्योंकि नून लीग की पंजाब में ज्यादा, लेकिन बल्ला साहब वो भी वहाँ पे कोई ग्रां के खिदमात सर अंजाम नहीं दे सके, पार्टी कहीं एक्टिव नहीं हो सकी, पार्टी को अपना वहाँ पर वोट बैंक नहीं बढ़ा सकी, कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, ये जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आयद होगी ना। भट्टी साहब, बिल्कुल आपका सवाल बहुत दुरुस्त है।
ये वही सवाल है जो पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत से किया जाता था। तो वो पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत कहती थी कि जब हमारी पार्टी ने मफाहमत कर ली तो हम अब पंजाब में क्या करें। तो इसी तरह शाह मोहम्मद शाह साहब भी ये कह सकते हैं कि जब हमारी पार्टी ने अपने मुखालफीन से मुफाहमत कर ली है तो हम क्या कर सकते हैं। अब आ जाइए पंजाब की तरफ। एक तो मुस्लिम लीग नून के उस दिन भी प्रोग्राम में ये डिस्कस हुआ था कि तमाम मरकजी ओहदेदार सेंट्रल पंजाब से जी। अब देखिए जहांगीर साहब की पार्टी है, उनसे मुस्लिम लीग नून का गालिबन इत्तेहाद होने जा रहा है। जब इत्तेहाद होगा तो सीट एडजस्टमेंट होगी, तो फिर जाहिर है नून लीग के वहां जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे या लड़ते आ रहे थे वो भी कहीं ना कहीं जाएंगे, कहीं यकीनन। जी बिलाल साहब का शायद टेक्निकल इशू है, हम कोशिश करेगा हमारी टीम कि उनसे ऑडियो पर हम उन्हें कनेक्ट कर सकें ताकि उनका पैगाम, उनके जो तज्जिया है वो नाजरीन तक पहुँच सके। और हम बात कर रहे थे नाजरीन के साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो पार्टी से राहें जुदा कर ली। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर को भी उन्होंने भी अपने आप को अहदे से अलग कर लिया है। जी बिलाल साहब से हमारा रब्ता बहाल हुआ। जी बिलाल साहब। भट्टी साहब गुजारिश ये है कि ये यहाँ पे सिग्नल बहुत कम आ रहे हैं जहाँ जिस जगह मैं हूँ, तो मेरी गुजारिश ये है लाहौर को नजर लगी हुई है। वैसे आजकल लाहौर को नजर लगी हुई है बिलाल साहब, लाहौर को नजर लगी हुई है, सिग्नल काफी मुतासिर है वहाँ पर। जी बिलाल साहब से हमारा दोबारा रब्ता शायद मुनक़ता हुआ है। मेरे ख्याल में बिलाल साहब को ऑडियो कॉल पे लाजमी ले लिया जाए ताकि अनइंटरप्टेड उनका जो तज्जिया है वो नाज़रीन तक पहुँच सके। और नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मज़ीद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से बात कर रहे थे, तो हमको टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमें ब्रेक लेना पड़ी। बिलाल साहब आप अब पॉइंट कंप्लीट कीजिएगा मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से जो आपने बात जारी रखी हुई थी। अच्छा, मैं ये गुजारिश कर रहा था, देखिए जो पहले तो सिंध के हवाले से बात कर रहा था। अच्छा, मुझे कभी नाम और याद आ गया जी। एक सिंध में अमदाद चांडियो साहब थे जी। अमदाद चांडियो साहब जब मियां नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा 12 अक्टूबर को, तो वो सिंध के वजीर खजाना थे, गौस अली शाह वजीर आला थे। तो अमदाद चांडियो लोग भी बड़ी कोशिश स्ट्रगल में मसरूफ रहे, जाहिर है उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ। मगर वो भी जब दोबारा मुस्लिम लीग की हुकूमत आई 2013 में, तो उनको भी कोई खास लिफ्ट ना करवाई गई, तो वो फिर पीपल्स पार्टी में चले गए जी। अब जो पंजाब का असल मैदान तो पंजाब है, तो पंजाब में जब एक इत्तेहाद हो रहा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जी, मेरे ख्याल में बिलाल साहब के साथ फिर प्रॉब्लम है, टेक्निकल फॉल्ट है। अब अगर बिलाल साहब को हम दोबारा कनेक्ट कर सकें तो हम बिलाल साहब से दोबारा बात करेंगे। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की सियासत बड़े अहम मोड़ पर दाखिल हो रही है, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायद वतन वापस आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ होने वाले मुकदमात बंद हो रहे हैं। आज हमने लाहौर से खबर आई थी कि एहतसाब अदालत लाहौर में जो एक प्लॉट का रेफरेंस था, उस रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है, चूँकि नए कानून के मुताबिक उनके ऊपर ये केस नहीं बन सकता। तो उस केस में उनको बरी कर दिया गया है। और उसके साथ अब इतलात ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जब वो हज करके वापस आएंगे तो लंदन की बजाय शायद दुबई में वो क्याम अपना बढ़ाएंगे और काफ़ी पार्टी को एक्टिव करने का मूड कर रहे हैं। जी बिलाल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो लोग आप समझते हैं कि उनको अगर टिकट दिए गए तो नून लीग के लोग ज़ाहिर है कुछ करेंगे। और फिर जो हम बहस कर रहे थे पिछले हफ्ते भी जी कि नून लीग ने सारी अपनी जो ओहदे हैं वो लाहौर और गुजरांवाला में तकसीम कर दिए हैं, खास तौर पर लाहौर में। अब पंजाब के जो सदर राना सनाउल्लाह उनको भी हटा दिया गया, वो फैसलाबाद से जी। उनकी जगह सुने मियां जावेद लतीफ को ला रहे हैं। बिलाल साहब, इसको जरा कंक्लूड कीजिएगा। लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा एक मसला बन चुका है अवाम का, एक बड़ी तकलीफ से अवाम गुजर रहे हैं, उसके ऊपर बात करना चाहूंगा, आप जरा इसको कंक्लूड कीजिएगा। सर जी, मैं बस इसको खत्म ही समझिए कि नून लीग में दरारें जरूर डलेंगी, लोग उनसे जरूर जुदा होंगे। बिल्कुल सही। और लोड शेडिंग की जो बात है वो भी शुरू कर देता हूँ, अगर आप इजाजत दें। जी जरूर, टाइम कम है, आप शुरू कर सकते हैं जी। गर्मी बहुत पड़ रही है, शिद्दत से गर्मी पड़ रही है और लोड शेडिंग भी बहुत हो रही है। और दावे ये है कि हम बहुत बिजली पैदा कर रहे हैं, पता नहीं वो बिजली फिर कहाँ जा रही है। लोग बेचारे मर रहे हैं गर्मी से,
और भट्टी साहब इस गर्मी में हर एक के पास ना एसी है और हर एक के पास ना यूपीएस है और ना कुछ और, ना सोलर सिस्टम है। तो एक तो सोलर सिस्टम वालों को सहूलत दी जा रही है, चले वो किसी के साहबजादे का बिजनेस है, उसको बढ़ाने के लिए आप लोगों को तो सजा ना दें। ठीक है, वो बिजनेस बढ़ाएं, लेकिन सजा के नाम पर नहीं बढ़ना चाहिए। तो खुदारा जो बिजली की इजाफा हुआ है बिजली में, वो लोगों को बिजली आप बरला साहब, ये एक बड़ा अलमिया बन चुका है बदकिस्मती के साथ। 2015 तक हमें सबसे बड़े इस चैलेंज का सामना था कि हमारी पैदावारी सलाहियत नहीं थी, डिमांड हमारी ज़्यादा थी। उसके बाद सीपैक के मंसूबे आए, हुकूमत ने भी इन्वेस्टमेंट की, नए पावर प्लांट्स लगे, कोल पर लगे, RLNG के ऊपर लगे, हाइड्रो के मंसूबे आए, सोलर का मंसूबा भी हुआ। फिर बताया गया कि अब हमारी कैपेसिटी सरप्लस हो चुकी है, अब हम कैपेसिटी ट्रैप में हैं। आज सरप्लस हमारी कैपेसिटी है, लेकिन बदकिस्मती के साथ मुल्क की तलब के मुताबिक बिजली पैदा करने के लिए हमारे पास फ्यूल नहीं है। अगर फ्यूल है तो हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में फॉल्ट्स हैं, हमारा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। बिजली की 10 तकसीम कार कंपनियां हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है बदतरीन वहां पर बदनज़मी और नेपोटिज्म रहती है। इन कंपनियों की मुस्तकिल सरबराहान नहीं है। 2500 रुपए की कंपनियां रेवेन्यू कलेक्ट करती हैं, लेकिन बदतरीन मिसमैनेजमेंट है, टेक्निकल लॉसेज हैं, बिजली चोरी है। इस सारे मामले को हल करने के लिए कोई कंक्रीट एफर्ट दिखाई नहीं देती। तो आपको लगता है कि अगर हम फ्यूल बंदोबस्त भी कर लें, प्लांट चल जाए, फिर रिकवरी नहीं होती, तो हम एक विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं। इसका क्या हल है? भट्टी साहब, पाकिस्तान वो मुल्क है जहां बिजली का बिल वो लोग देते हैं जो बिजली चोरी नहीं करते जी, और वो चोरी शुदा बिजली का बिल भी वही बेचारे देते हैं। एक तो हमें लाइन लॉसेस की तरफ भी जाना चाहिए और बिजली चोरी को भी पकड़ना चाहिए, और बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनसे पैसे निकलवाने चाहिए, ताकि भाई हम फ्यूल का बंदोबस्त करें। बिल्कुल सही। और लोगों की सहूलत के लिए काम करें। जो हुकूमत लोगों के लिए नहीं सोचती तो उसको फिर अवामी रद्द अमल का सामना तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और अगर ये हुक्मरान सोचते हैं कि भाई कोई हमसे सवाल ना करे, तो ये भी ज्यादती है। देखिए, हम लोगों के नुमाइंदे हैं जी, हम लोगों की आवाज है। आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं इसमें गुफ्तगू कर रहा हूँ, हमें लोग कहते हैं, जाहिर है। जी बरला साहब, आपने दुरुस्त कहा, लोगों का सवाल करना हक है, लेकिन हुकूमत को सोचना चाहिए, बिजली की पैदावार को बढ़ाना चाहिए, जहाँ पे मिसमैनेजमेंट है उन चीज़ों को हल करना चाहिए, फ्यूल की अरेंजमेंट होना चाहिए। ये 2 माह बहुत मुश्किल हैं। वजीर पावर डिवीज़न मंजर से गायब हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब जिन्हें कोई परवाह नहीं है, सेक्रेटरी साहब हैं, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म का खिदमत हासिल है, वो भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। खुदारा कुछ कीजिए, 2 माह बहुत मुश्किल हैं। फ्यूल का इजाफी बंदोबस्त कीजिए ताकि पावर प्लांट पूरी सलाहियत पर चल सके। नाज़रीन, अगली स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और प्रोग्राम रेड जोन के अंदर फरवरी में यह खबर ब्रेक की गई थी कि MD सूई नॉर्दर्न अली जवेद हमदानी को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, उसके साथ साथ कंपनी को अरबों रुपए के मुबैना नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में उन्हें मुअत्तल किया गया है और उनकी इंक्वायरी का सिलसिला जारी है। 18 फरवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उन्हें मुअत्तल किया, उसके बाद इंक्वायरी का सिलसिला जारी था। और आज हमने खबर ब्रेक की कि वो जो उस वक्त की उनके ऊपर इल्ज़ामात थे, उस इल्ज़ामात की जब इंक्वायरी हुई, उन इंक्वायरी के होने के बाद, उस इंक्वायरी के मुकम्मल होने के बाद आज SNGPL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास हुआ और अली जवेद हमदानी साहब को उनके इस ओहदे से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर बरतरफ कर दिया गया है। और ये बड़ा अहम तरीन मामला था। SNGPL जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गैस की तकसीम और तरसील का काम करती है, 250 अरब से ज़्यादा उसका रेवेन्यू है। लेकिन जब उसके MD की अपॉइंटमेंट हुई थी अली जवेद हमदानी साहब की, गुज़श्ता दौर हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ शख्सियात के बहुत करीबी उन्हें तस्वुर किया जाता था। इससे पहले कभी इस बड़ी लेवल की कंपनी को उन्होंने हेड नहीं किया था। मुतलका तजर्बे के ऊपर भी उनके बहुत से सवालात उठते थे और फिर वही हुआ कि जिसका खदशा था कि उनकी मिसमैनेजमेंट हुई। उन्होंने कराची के लातादाद उन्होंने विजिट्स किए, ऑफिशियल ट्रिप्स डिक्लेयर करके, 5 स्टार होटल में क्या हुआ, लाखों रुपए उसके ऊपर खर्च हुए। उसके साथ साथ उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर उनको रेनोवेशन के नाम के ऊपर बहुत खतीर रकम खर्च की, लग्जरी गाड़ियां खरीदना चाहते थे। बोर्ड के साथ उनके तल्लुकात अच्छे नहीं रहे थे। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा मामला ये आया कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट था, उसकी एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर उसकी बैंक गारंटी दी और वो मंसूबा कोलैप्स हो गया। 32 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा उनके इस इकदाम से। उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, बल्कि बन्नू वेस्ट फील्ड से जहां पर गैस की नई डिस्कवरी हुई थी, वहां से पाइपलाइन बिछाने के लिए, SNGPL के सिस्टम में गैस लाने के लिए 55 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछ सकती थी। ओगरा ने बहुत से तहफुजात का इजहार भी किया, लेकिन
अली जावेद हमदानी साहब के मुबैना तौर के ऊपर उनका न जाने क्या इसमें इंटरेस्ट था कि वो चाहते थे कि एक तवील रूट से ये लाइन बिछाई जाए। 55 किलोमीटर की बजाय 270 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने का फैसला हुआ, जिसके नतीजे में कंपनी पर भारी नुकसान पहुंचा और भी उनके ऊपर बहुत से संगीन इल्जामात है, जिसका इतलात ये आ रही है कि FIA और शायद एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब से रजू किया जाए कि इस सारे मामले की मजीद इंक्वायरी करे। अब उन्हें बरतरफ कर दिया गया। देखते हैं कि नया MD किस तरीके से बहरान में फंसी कंपनी को निकालता है और बिलखसूस सीनियर अफसरान को OSD बनाकर जूनियर को आगे ला के जो कंपनी ने खमियाजा भुगता उसका भी मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में सवाल जवाब होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।